दर्शकों नमस्कार। ग्वालियर के इस कार्यक्रम में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं कि नगर छोड़ दूं कि डगर छोड़ दूं, सुकून कहे तो सफर छोड़ दूं। आज हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी, जो कि नगर निगम में उपायुक्त हैं तथा साथ में जन्म, मृत्यु तथा विवाह के रजिस्ट्रार ऑफिसर भी हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये किस तरह बनते हैं तथा इसका इनमें कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं। तो डॉक्टर प्रदीप जी, सबसे पहले आपका दूरदर्शन में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। प्रदीप जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जन्म प्रमाण पत्र ये क्या है, इसकी प्रक्रिया किस तरह होती है और ये किस तरह बनाया जाता है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसकी आवश्यकता आजकल हर क्षेत्र में लगती है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको स्कूल में भर्ती कराने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अगर पासपोर्ट बनवाना है या आधार कार्ड बनवाना है, सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है। इसलिए जन्म प्रमाण पत्र एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके आधार पर हमारे देश की आर्थिक और सांख्यिकीय जानकारी एकत्रित की जाती है और व्यक्ति को एक शहर में रहने का या देश में रहने का किस स्थान पर रह रहा है, इस बात का प्रमाण पत्र एकमात्र जन्म प्रमाण पत्र है। इसमें सर कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं या किस किस कागजों की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र में महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो जन्म के होने का प्रमाण है। आजकल अधिकतर जितनी भी डिलीवरी होती हैं वो सब अस्पतालों में होती हैं और अस्पताल में जब डिलीवरी होती है तो डॉक्टर्स के द्वारा सारे पैरामीटर्स जो है उसमें अंकित किए जाते हैं कि बच्चे का वजन कितना है, बच्चा कितने बजे किस तारीख को कितने बजे पैदा हुआ, उसके जो है उसकी माँ का जो है कितना वजन था जिस समय बच्चा पैदा हुआ, उसकी माँ की शैक्षणिक योग्यता, उसका लिंग, सारी जानकारियाँ जो है डॉक्टर द्वारा, अधिकतर प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, डॉक्टर द्वारा तैयार करके और एक डिस्चार्ज टिकट में दी जाती हैं। उस डिस्चार्ज टिकट के आधार पर जो है कोई भी व्यक्ति उस डिस्चार्ज टिकट के आधार पर हमारे नगर निगम में आवेदन करता है कि हमें अपने बेटे का जन्म प्रमाण पत्र बनाना है या बेटी का जन्म प्रमाण पत्र बनाना है और वो उसको जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम द्वारा जारी कर दिया जाता है। सर, इसी तरह हम देखते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ मृत्यु प्रमाण पत्र का भी एक अहम रोल होता है, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र भी बोलते हैं बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवन में कहीं कहीं काम आता है। तो ये मृत्यु प्रमाण पत्र हमारे जीवन में क्यों जरूरी है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसको किस तरह बनाया जाता है, इसके बारे में। देखिए अमित जी, मृत्यु प्रमाण पत्र हमारी जनगणना के हिसाब से तो आवश्यक है ही, लेकिन व्यक्ति के जीवन में भी मृत्यु प्रमाण पत्र की सबसे ज़्यादा उपयोगिता होती है। यदि कोई पुरुष की मृत्यु हुई है और उसकी अगर विधवा है तो उसको विधवा पेंशन अगर लेना है या वो सरकारी नौकरी में है तो उसको पेंशन के दस्तावेज प्रस्तुत करना है तो उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र लगता है। उसके अलावा जो राशन कार्ड में से नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है और ज़मीन जायदाद के जितनी भी ज़मीन है लोगों की, वो ज़मीन ट्रांसफ़र करने के लिए भी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। आपके नाम अगर कोई मकान है, आपकी मृत्यु के बाद वो मकान अगर आपके किसी परिजन के नाम से ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए भी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। पेंशन, बैंक में जो खाते हैं, बैंक के खाते बंद करना, उन सभी दृष्टिकोण से मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत आवश्यक है। मृत्यु प्रमाण पत्र में भी हमें किन किन कागजों की किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ये भी आप हमारे दर्शकों को जरूर। देखिए, मृत्यु प्रमाण पत्र में सामान्यतः हमारे यहाँ जो है 2 प्रकार की मृत्यु होती है। सामान्य मृत्यु वृद्धावस्था है, हमारी कोई अगर बुजुर्ग हैं उनकी मृत्यु घर पर हुई, और अथवा जो है कोई बीमारी वगैरह के कारण अस्पताल में भर्ती या अस्पताल में मृत्यु हुई। दोनों स्थितियों में थोड़े से अलग अलग दस्तावेज लगते हैं। अगर देखिए घर पर अगर मृत्यु होती है किसी भी व्यक्ति की, मान लीजिए किसी की कोई बुजुर्ग हैं परिवार के और उनकी घर पर मृत्यु होती है, तो हमारे जो घर का मुखिया है या उसका जो संबंधी है
वो जो है हमारे जनमित्र केंद्र पर आवेदन करता है। हमारे शहर में 25 जनमित्र केंद्र बने हैं और जनमित्र केंद्र पर आवेदन करता है और ग्राम पंचायतों में सचिव को जो है, ग्राम पंचायत के जो सचिव है उसको जो है सूचना देता है। एक प्रकार की सूचना होती है कि हमारे घर में मृत्यु हुई है और उस सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत का सचिव या हमारे नगर निगम के जो नीचे सबॉर्डिनेट स्टाफ है वो उस व्यक्ति के घर पर जाता है और उस व्यक्ति के आसपास के लोगों से जो है मिलके एक पंचनामा तैयार करता है कि इनके निवास पर और फला फला व्यक्ति की जो है इतनी तारीख को जो है मृत्यु हुई, सामान्य स्थिति में मृत्यु हुई, वृद्धावस्था के कारण हुई या बीमारी के चलते कारण हुई, वो सारी चीज़ें उस पंचनामे में वो दर्ज करते हैं। और वो पंचनामा जो है हमारे जो क्षेत्राधिकारी हैं जो है, जिनको जन्म मृत्यु की पंजीयन के लिए जो है हम लोग एक तरीके से सत्यापन अधिकारी नियुक्त किए हैं, वो उसको सत्यापित करके जन्म मृत्यु कार्यालय भेजते हैं कि भाई हमारे वार्ड में फला स्थान पर फला व्यक्ति की मृत्यु हुई, इनका जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाए। जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो मृतक का जो है आधार कार्ड है, उसकी समग्र आईडी है। मध्य प्रदेश में समग्र आईडी प्रचलित है। समग्र आईडी से हम लोग जो है जो शासन की योजनाएं उस व्यक्ति को दे रहे हैं उन योजनाओं को धीरे धीरे उसमें से हटा देते हैं। और आधार कार्ड से भी जो है हमारी जो है जब उसका आधार कार्ड का पंजीयन हम जो है हमारे मृत्यु रजिस्टर में हो जाता है तो वो आधार कार्ड भी जो है समाप्त हो जाता है ऑटोमेटिक। तो मूलतः दो चीज़ें लगती हैं, आधार कार्ड और समग्र आईडी, और इसके अलावा बाकी सारी प्रक्रिया जो है नगर निगम या पंचायत के जो है जो हमारा स्टाफ है उसके द्वारा की जाती है। सर, इसी तरह हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जन्म और मृत्यु अगर बहुत पुराने हो गई हो या पहले हुई हो और लोग उस समय नहीं ध्यान दे पाए और नहीं बन पाया है अगर उनका प्रमाण पत्र, तो वो लोग किस तरह इसको भेज सकते हैं या उनको क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी जिससे कि वो पुराने लोगों का भी जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र बन सके? उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी भिन्न है, लेकिन जब लोगों को अपनी जायदाद वगैरह ट्रांसफ़र करना होती है उस समय मालूम पड़ता है कि भाई इसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, और ऐसी स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र जो है बनवाना पड़ता है। या जन्म प्रमाण पत्र भी जब कोई विदेश वगैरह कोई जाता है उस समय जो है पासपोर्ट बनवाने के लिए आवश्यकता होती है। तो उस प्रक्रिया में क्या करते हैं हम लोग, एक साल के अंदर तक तो व्यक्ति अगर एफिडेविट देता है कि हमारे यहाँ फला फला व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो हम लोग परीक्षण करा के और उसको बना देते हैं। लेकिन एक साल से अगर अधिक पुराना केस है तो ऐसी स्थिति में पहले हमारे दस्तावेज़ों में हम उसका जो है पंजीयन जो रजिस्टर है उस पर्टिकुलर वर्ष का जो है पंजीयन रजिस्टर खोला जाता है और उसमें देखा जाता है कि उसका जो है मृत्यु अथवा जन्म की घटना पंजीकृत तो नहीं हुई है। और अगर हमारे यहाँ पंजीकृत होती है तो हम उसको जो है दूसरा सर्टिफिकेट दे देते हैं, और यदि पंजीकृत नहीं होती है उस अवस्था में हम जो है उनको एक अनुपलब्धता प्रमाण पत्र देते हैं। उस अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के आधार पर वो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से एक आज्ञा पत्र प्राप्त करता है कि संबंधित व्यक्ति का जो है आवेदक का जो है जन्म की घटना अथवा मृत्यु की घटना इस वर्ष में हुई और उसको जो है पंजीकृत किया जाए। इसके लिए उन्हें जो है उस मृत्यु को या जन्म की घटना को प्रमाणित करने के लिए एक तो एफिडेविट देना होता है और पंचनामा देना होता है कि भाई हमारे जो घर के आसपास रह रहे हैं हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उन 5 लोगों से मिलके पंचनामा बनवाया जाता है कि भाई इनके घर पर आज से 10 साल पहले, 4 साल पहले, 2 साल पहले फला व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, उसको हम लोग प्रमाणित करते हैं। इसी तरह सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले हमको जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में बताया और मृत्यु के बारे में बताया कि घर में होना और कहीं बाहर होना, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कई लोगों के एक्सीडेंट हो जाता है और दुर्घटनावश अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी प्रोसेस क्या इनसे भिन्न है, और अगर भिन्न है तो किस तरह भिन्न है, इसके बारे में भी आप देखिए। उसके लिए प्रमाणित करने के लिए हमें जो है मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो FIR रहती है, क्योंकि जो है उसके लिए हमको कोई पंचनामा बनाने की आवश्यकता नहीं है और उसके लिए जो है किसी भी प्रकार का और अन्य कोई प्रमाण पत्र नहीं लगता। सीधा जो है ये सबसे पहले कोई भी दुर्घटना होती है तो उसकी FIR होती है, और जिस थाना क्षेत्र में वो दुर्घटना हुई है उसकी FIR की जो है प्रति लेके परिजन जो है हमारे यहाँ जो है सीधे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करते हैं। तो उस थाना क्षेत्र की FIR के आधार पर FIR में सारे दस्तावेज अंकित होते हैं
कि जिस समय व्यक्ति की मृत्यु हुई उस समय किन स्थितियों में मृत्यु हुई, कहाँ उसको चोट लगी और कितने बजे मृत्यु हुई, सारे कारण एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों में जो है मृत्यु के पूरे कारण दर्ज होते हैं। उन कारणों को जो है मृत्यु रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और उसके आधार पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। सर, अभी तो हमने जन्म और मृत्यु की बात की, अब हम आपसे विवाह वाली भी बात करना चाहेंगे कि विवाह जो पंजीयन होता है विवाह का, उसमें देखते हैं कि शासन के द्वारा हर जाति, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर धर्म के लोगों के लिए विवाह पंजीयन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो विवाह का पंजीयन है, ये किस तरह शासन के द्वारा किया जाता है और शासन में अलग अलग समाज या अलग अलग धर्म के लिए किस तरह की सुविधाएँ दी गई हैं, इसके बारे में भी आप। देखिए अमित जी, 2008 से पहले विवाह का पंजीयन अनिवार्य नहीं था। केवल लोग कोर्ट मैरिज वगैरह करते थे, वो लोग ही विवाह का पंजीयन कराते थे। लेकिन भारत सरकार ने 2008 के बाद विवाह का पंजीयन अनिवार्य कर दिया। जो भी व्यक्ति विवाह करेगा उसका पंजीयन अगर नहीं है तो उसको विवाह होने का कोई प्रमाण नहीं माना जाता। और बहुत सारे केस देश में तलाक के और दूसरे जो है समझौते के तमाम केस आते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अब विवाह पंजीयन हो गया है। तो विवाह पंजीयन एक बहुत मतलब आवश्यक चीज़ हो गई है। और कोई विदेश अगर कोई जा रहा है, कोई व्यक्ति अगर विदेश में नौकरी कर रहा है, वो अपनी पत्नी को लेकर जाना चाहता है तो उसको विवाह पंजीयन का दस्तावेज लगता है। तो विवाह पंजीयन की प्रक्रिया अब नगर निगम द्वारा जो है लगातार की जा रही है और आर्थिकी सांख्यिकी विभाग का जो है ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को विवाह पंजीयन कराना अनिवार्य है। सर, इसमें भी हम विवाह पंजीयन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमारे कई ऐसे दर्शक हैं वो नहीं जानते हैं, तो उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखना पड़ता है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए अमित जी, विवाह पंजीयन की जो प्रक्रिया है, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि इसको जो है विवाह की तारीख से 30 दिन के अंदर हर आदमी को करा लेना चाहिए। 30 दिन के अंदर यदि वो विवाह करा लेता है तो उसको किसी प्रकार की शुल्क नहीं लगता है और रेगुलर प्रक्रिया है। और इसके लिए जो है जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, रजिस्ट्रार को इस बात का जो है आपके मतलब आपको प्रमाणित करना होगा कि आपका विवाह हुआ। और इसके लिए जो है शादी के कार्ड हैं और इसके लिए जो है विवाह के फ़ोटो, वर वधू के जो है जयमाला के फ़ोटो हैं, या अगर मुस्लिम हैं तो उसके निकाह के फ़ोटो हैं, अगर ग्रंथी का हुआ, ग्रंथी क्या शादी हुई है तो उनके जो है फेरों के फ़ोटो हैं। विवाह के फ़ोटो जो है हम लोग अपलोड करते हैं। उसके अलावा वर वधू को एक एफिडेविट देना होता है कि इस तारीख को हमने जो है विवाह किया और विवाह के लिए हमारी पूरी आयु थी, जो शासन द्वारा निर्धारित आयु है वो निर्धारित आयु हमने पूर्ण कर ली थी। हम में से कोई भी मानसिक विकलांग नहीं है। और इसके अलावा उनकी आयु को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज और एफिडेविट हम लोग लेते हैं। साथ ही विवाह में जो कम से कम तीन जो है गवाह जो आपके विवाह में शामिल हुए हैं, वो कोई भी हो, वो 3 गवाहों के जो है उनके भी जो है हम लोग आधार कार्ड अपने यहाँ जमा कराते हैं और उनके नाम भी लेते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर हम उनसे पूछते भी हैं कि भाई आप इनके विवाह में शामिल हुए थे कि नहीं हुए थे। सर, इसी तरह हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कोर्ट मैरिज और अरेंज मैरिज, आजकल दोनों तरह की शादियों का प्रचलन अब हमारे यहाँ चल गया है और पहले भी था वैसे तो ये कोर्ट मैरिज और अरेंज मैरिज ये क्या अलग अलग तरीके हैं? तो इसमें किस तरह की सुविधाएं हैं या इसमें किस तरह करना पड़ता है नगर निगम को शासन के द्वारा इन लोगों के पंजीयन? नहीं, देखिए कोर्ट मैरिज तो अगर कोई वर वधू जो है कोर्ट में आवेदन करते हैं कि हमें शादी करना है तो एक 30 दिन की प्रक्रिया रहती है। हमारे जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं, जो जिला रजिस्ट्रार कलेक्टर साहब, उनके यहाँ जो है आवेदन जमा होता है। 30 दिन तक उसको डिस्प्ले किया जाता है कि इस विषय में अगर किसी को कोई ऐतराज़ है तो वो अपना आपत्ति दर्ज कर सकता है। उसके बाद उसको जो है कोर्ट मैरिज के रूप में उसको पंजीकृत कर लिया जाता है। अधिकतर जो आजकल कोर्ट मैरिज होती हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट में ही होती हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में ये है कि अगर वर वधू में से कोई भी एक भारत का नागरिक नहीं है तो जो है उसको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है हमारे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
के सामने जो है उसको पेश होना होता है और उसको स्पेशल मैरिज एक्ट में उसका पंजीयन किया जाता है। इसी तरह अगर हमारी शादी 20 साल या 20 साल से ऊपर हो गई है, जैसे ऐसे कई लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पंजीयन विवाह के नहीं हुए हैं, जिनकी एक लंबा पीरियड जिनका निकल चुका है, तो वो जो एक लंबा पीरियड जिनका निकल गया है उनके लिए किस तरह की सुविधाएं नगर निगम के द्वारा दी जाती है, या वो किस तरह पंजीयन कराना चाहें तो 20 साल पुराने जो लोग हैं वो किस तरह कर सकते हैं? देखिए, प्रक्रिया तो वही रहेगी जो अभी 2008 विवाह अधिनियम की है, लेकिन 2008 के बाद की शादियां जो है नगर निगम द्वारा कराई जाती हैं, और 2008 के पहले के जो विवाह हैं उनको पंजीयन के लिए जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करना होता है, और वो उसका अधिकार कलेक्टर साहब को ही है। सर, सुनने में आता है कि आर्य समाज से जो शादी होती है उसकी कुछ प्रक्रिया भिन्न होती है, तो वो प्रक्रिया क्या भिन्न है या किस तरह अलग है आर्य समाज के लिए, इसके बारे में भी आप हमारे। देखिए, प्रक्रिया तो लगभग समान ही रहती है, लेकिन उसमें ये सिद्ध करना कठिन होता है कि उनके शादी जो है उनके माँ बाप की मर्जी, अधिकतर आर्य समाज में जो शादियाँ होती हैं माँ बाप की मर्जी के खिलाफ होती हैं, तो उसमें वर वधू के माँ बाप उपस्थित नहीं रहते हैं, उसमें जो उनके मित्र वगैरह रहते हैं, और अधिकतर लव मैरिज वगैरह के केसेस में आर्य समाज की शादियां होती हैं। लोग दूसरे शहरों से आके शादी करते हैं, वो भी आर्य समाज पद्धति से करते हैं। बहुत से लोग आर्य समाज पद्धति से साधारण शादी भी करते हैं जिनमें माँ बाप सम्मिलित रहते हैं, लेकिन अधिकतर जो केसेस रहते हैं वो लव मैरिज के केस रहते हैं। उनमें हमें विशेष सावधानियां रखना होती हैं। उसमें जो गवाह हैं उनका जो है प्रमाणीकरण हमको चाहिए होता है कि वो भी जो है इस बात को प्रमाणित करें कि हमारे उपस्थिति में इनकी शादी हुई। इसके अलावा आर्य समाज संस्थाओं को जिनको जो है पंजीकृत किया गया है उनके द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि हमारे द्वारा वर वधू की जो है आर्य समाज पद्धति से विवाह किया गया है, और उस सर्टिफिकेट को भी हम जो है अपलोड करते हैं। और ज़रूरत पड़ती है तो उसमें पुलिस का वेरिफिकेशन भी कराते हैं कि अगर कोई ज़बरदस्ती किसी की जो है शादी तो नहीं कर रहा है, तो इसलिए उसमें थोड़ी सी जो है सावधानी बरतना पड़ती है। सर, अब हम कुछ नगर निगम की ग्वालियर शहर को के विकास में क्या रोल अदा कर रहा है, किस तरह ग्वालियर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। इसमें हमने देखा है ई नगर निगम ये क्या है, किस तरह काम करती है, तथा ग्वालियर के विकास में ये कितना सहयोग इसका है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए अमित जी, पहले नागरिकों को हर काम के लिए नगर निगम के मुख्यालय आना पड़ता था, लेकिन ई नगर पालिका लागू होने के बाद बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लोग घर पर बैठ के कर सकते हैं, जैसे विवाह पंजीयन और जन्म मृत्यु पंजीयन या टैक्स जमा करना। ये सारी सुविधाएं ई नगर पालिका में घर बैठ के दी हुई हैं। अगर कोई भी आदमी के यहाँ जन्म की घटना होती है, ई नगर पालिका सॉफ्टवेयर अगर वो जो है गूगल से डाउनलोड करता है अपने मोबाइल में, तो उसमें जो है वो जन्म की पूरी घटना का जो है ब्यौरा दर्ज कर सकता है। उसको हम वेरिफिकेशन करते हैं, और जिस समय वो हमारे पास मूल दस्तावेज लेके आता है, हम उसका जो है मूल दस्तावेज देखकर और उसे जन्म प्रमाण पत्र दे देते हैं। मृत्यु की घटना भी जो है पूरी की पूरी उसमें दर्ज की जा सकती है। विवाह तो हमारे जितने भी हैं उसमें पूरा आवेदन ही ई नगर पालिका से लिया जाता है। केवल वर वधू को जो है आखिरी समय में हमारे पास जो है, जब ई नगर पालिका से उसका आवेदन हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके दस्तावेजों का परीक्षण कर लेते हैं, उसके बाद वर वधू को जो है विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय में बुलाते हैं, और वहाँ उसके विवाह रजिस्टर पर जो है वर वधू के हस्ताक्षर करा के उसको जो है सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है, ई नगर पालिका में जितनी भी नागरिकों की सेवाएं हैं वो सब हम घर बैठ के दे रहे हैं। ई नगर पालिका के माध्यम से कोई भी आदमी विधवा पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है, किसी को हाथ ठेला खरीदना है उसको हाथ ठेले के लिए जो है लोन दिलाने के लिए अप्लाई कर सकता है, और हर प्रकार की हमारे टैक्सेशन बहुत बड़ी, आदमी को टैक्स के लिए चक्कर लगाना पड़ते थे अपना टैक्स जमा करने के लिए। अब ई नगर पालिका में आदमी जो है घर बैठे अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे अपने घर का टैक्स देख सकता है, हमारा इतना टैक्स हुआ, और समय पर उसका कर जमा कर सकता है। तो ये सारी सुविधाएं ई नगर पालिका पोर्टल पे दी गई। सर, जैसा कि आप भी जानते हैं और हम भी देखते हैं कि हमारा भारतवर्ष जहाँ तक है ग्रामीण अंचल में ज़्यादा फैला हुआ है, हमारे यहाँ ग्रामीण एरिया भी काफ़ी फैला हुआ है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि शहर और ग्रामीण में किस तरह
नगर निगम काम करती है, या गांव के जो लोग हैं जो अनभिज्ञ होते हैं, सीधे होते हैं, जिनको नहीं मालूम होता, उनके लिए नगर निगम किस तरह की सुविधा दे रही है जिससे कि वो अपने ये सभी तरह के पंजीयन या सभी तरह के अपने काम कर सकें, इसके बारे में जाना। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोक सेवा गारंटी केंद्र बनाए हुए हैं और हर ग्राम में जो है लोक सेवा गारंटी केंद्र है। और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि उसमें समय सीमा के अंदर जो है नागरिकों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति लोक सेवा गारंटी केंद्र पे जन्म का आवेदन देके आता है और उसको अगर जो है 21 दिन के अंदर उसको जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो संबंधित अधिकारी के वेतन से 250 रुपये प्रतिदिन काटकर और उस हितग्राही को दिए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार बहुत सारी सेवाएं, लगभग 300-350 सेवाएं करीब जो हैं जो नागरिकों से संबंधित हैं, वो सारी की सारी लोक सेवा गारंटी केंद्रों पे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रही हैं। खसरा, खतौनी, वो सभी चीज़ जो है लोक सेवा गारंटी केंद्रों पर उपलब्ध है। और शहर में जो है लोक सेवा गारंटी केंद्र भी हैं, लेकिन हमने हर क्षेत्रीय कार्यालय के हिसाब से एक एक जनमित्र केंद्र बनाया है। उस जनमित्र केंद्र पर लोक सेवा गारंटी की सारी सेवाएं जो है समय सीमा में, बिल्कुल शासन द्वारा जो समय सीमा निर्धारित की गई है उस पर दी जा रही है। लगभग 5 लाख आवेदनों का निराकरण हम लोग जो है पिछले 1 साल में उन सेवा केंद्रों पर कर चुके हैं। सर, हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि NULM, ये एक हमने सुनने में अधिकता आता है कि NULM ये किस तरह की कहना चाहिए मिशन है, ये किस तरह का ये काम करता है, इसका किस तरह नगर निगम के द्वारा लोगों के हित के लिए ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, NULM के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, जिसमें हर आदमी को आजीविका उपलब्ध कराना हमारे प्रशासन की जवाबदारी है। और उसके लिए जिस स्किल का व्यक्ति होता है, हम उस स्किल के हिसाब से उसको रोज़गार उपलब्ध कराते हैं। अगर कोई ठेला चलाने वाला है तो उसको ठेला उपलब्ध कराते हैं। उसको 10-10 हज़ार रुपये के ऋण माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कोविड काल के दौरान लोगों को दिलाए। लगभग 23,000 लोगों को जो है हम लोग जो है 10-10 हज़ार रुपये का ऋण बिना किसी उसके गारंटी के दिलाए। और भी बहुत सारी योजनाएं जिनमें जो है आदमी अपनी आजीविका चला सके, वो NULM के माध्यम से संचालित की जा रही है। स्व सहायता समूह लोगों को बना के और उनको रोजगार दिलाया जा रहा है। बहुत अच्छी योजना है। सर, अंत में आप हमारे दर्शकों को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शासन की जो योजनाएं हैं उनका लाभ लेने के लिए सबको जागरूक होना चाहिए, चाहे वो ग्रामों में हो या शहरी क्षेत्र में। हर जगह योजनाएं लोक सेवा गारंटी की समय सीमा में दिए जाने का प्रावधान है। आपको जहां भी आवेदन करने जाएं, लोक सेवा गारंटी के तहत आप उससे जो है पावती लें, और पावती लेके उस समय सीमा के अंदर यदि आपका काम नहीं होता है तो आप जो है वरिष्ठ अधिकारी की अपील करें। निश्चित तौर पर जो है आपको समय सीमा में सभी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी, आपने अपना मूल्य समय निकाल के हमारे दूरदर्शन स्टूडियो आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी, जो कि नगर निगम में उपायुक्त हैं, जिन्होंने आपको जन्म, मृत्यु तथा विवाह के प्रमाण पत्र या पंजीयन किस तरह किया जाए इसके बारे में जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि दर्शक इनकी जानकारी से ज़्यादा लाभ लेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अमित श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।